थिंकिंग ये एक ऐसी किताब जो आपको तलवार उठाए बिना ही जंग विक्ट्री ना सिखा, गिव। यही है सन त्सू की द आर्ट ऑफ वॉर का सार, एक पुरानी किताब जिसमें हमेशा काम आने वाली बातें हैं। इसकी शुरुआत होती है एक फेमस कोट से, द सुप्रीम आर्ट ऑफ वॉर इज टू सबड्यू द एनिमी विदाउट फाइटिंग। यह ताकत से विक्ट्री ने के पुराने तरीके को चैलेंज करती है। द आर्ट ऑफ वॉर स्ट्रैटेजिकली थिंकिंग ने और मूवाकी से काम लेने को बढ़ावा गिवेती है। इसकी टीचिंग्स सिर्फ मिलिट्री नहीं बल्कि बिजनेस और लाइफ में भी इंस्पायर करती है। इसका मेन पॉइंट है कम से कम कॉन्फ्लिक्ट से विक्ट्री ना। द आर्ट ऑफ वॉर वाइजी और सब्र का प्रतीक है। सुन त्सू चीन के पुराने टाइम के एक लेजेंडरी इंसान थे। वह सिर्फ एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट नहीं बल्कि एक महान फिलोसोफर भी थे। उनकी सोच लड़ाई के मैदान से भी ऊपर थी। ईस्टर्न जो पीरियड में जन्मे, उनकी लाइफ रहस्य बनी रही, लेकिन उनका असर आज भी दिखता है। सन त्सू मानते थे कि सबसे अच्छी जीत वो है जो बिना लड़े हासिल हो। उनके लिए दिमाग की ताकत तलवार से बड़ी थी। उनकी टीचिंग्स आज भी इंसान की साइकोलॉजी और पावर को अंडरस्टैंडिंग में मदद करती हैं। सन त्सू के आइडियाज ने जनरेशंस तक लीडर्स को इंस्पायर किया है। सुन त्सू की सबसे फेमस कहानियों में से एक किंग हेलियू ऑफ वू की चुनौती से जुड़ी है। राजा ने सन त्सू को महल की 180 दासियों को सैनिक बनाने का टास्क दिया। ये औरतें आराम की आदी थीं, डिसिप्लिन की नहीं। सन त्सू ने चुनौती एक्सेप्ट की और ट्रेनिंग शुरू ऑफ। उन्होंने 2 ग्रुप बनाए और राजा की पसंदीदा दासियों को लीडर बनाया। पहली रिड्यूसेंट पर औरतें हंसने लगीं। सन त्सू ने स्ट्रिक्टी दिखाई और डिसिप्लिन की अहमियत बताई। उन्होंने लीडर्स को सजा दी, राजा के मना करने के डिस्पाइट। इसके बाद सभी ने इंस्ट्रक्शंस का पालन किया। सन त्सू ने साबित किया कि सख्त डिसिप्लिन और क्लियर रिड्यूस यूनिकेशन लीडरशिप के लिए जरूरी है। द आर्ट ऑफ वॉर स्ट्रैटेजिक विजडम का एक खजाना है। इसके सबक लड़ाई के मैदान से भी आगे जाते हैं, लाइफ के सभी पहलुओं के लिए गाइडेंस गिवते हैं। इसकी मेन टीचिंग्स में से एक है धोखे की पावर। सन त्सू ने फेमसली कहा था, ऑल वॉरफेयर इज बेस्ड ऑन डिसेप्शन। यह प्रिंसिपल फायदा पाने के लिए दुश्मन को गुमराह करने की इंपॉर्टेंस पर जोर गिवता है। धोखे के लिए क्रिएटिविटी और इंसान के बिहेवियर की गहरी समझ चाहिए। एक और जरूरी सबक है अपने दुश्मन और खुद दोनों को जानना। सन त्सू ने कहा था, इफ यू नो द एनिमी एंड नो योरसेल्फ, यू नीड नॉट फियर द रिजल्ट ऑफ 100 बैटल्स। ये नॉलेज बेहतर डिसीजन लेने और ओपोनेंट की मूवों का अंदाजा लगाने में हेल्प करती है। अपनी और दुश्मन की ताकत और रिड्यूसजोरियों को अंडरस्टैंडिंग ना टास्कयाबी के लिए बहुत जरूरी है। टाइमिंग और जगह भी सन त्सू की टीचिंग्स में बहुत इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं। उनका मानना था कि सही टाइम पर काम करना और सही जगह चुनना किसी भी लड़ाई के नतीजे को बहुत डिटरमाइंड सा बदल सकता है। यह पहचानना कि कब काम करना है और कब वेट करना है एक ऐसी स्किल है जो बिना मतलब के कॉन्फ्लिक्ट के बिना जीत दिला सकती है। धोखा द आर्ट ऑफ वॉर का एक मेन पॉइंट है। सन त्सू लड़ाई के साइकोलॉजिकल पहलुओं को अंडरस्टैंडिंग थे, यह जानते हुए कि परसेप्शन रियलिटी को शेप दे सकता है। वह भ्रम पैदा करने और दुश्मन को कंफ्यूज और गुमराह करने के लिए गलत जानकारी का इस्तेमाल करने के फेवर में थे। यह तरीका न केवल अनिश्चितता पैदा करता है बल्कि स्ट्रैटेजिक मूविंग की भी परमिशन गिवता है। लड़ाई में धोखे में पावरवर होने पर रिड्यूसजोरी दिखाना या दुश्मन को जाल में फंसाने के लिए बेतरतीब दिखना शामिल हो सकता है। ये स्ट्रैटेजीज दुश्मन की उम्मीदों को मैनिपुलेट करती है जिससे वे फॉल्सियां करते हैं। धोखे के लिए ऑनेस्टली केयरफुल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की जरूरत होती है, यह पक्का करते हुए कि गलत कहानी इतनी कायल करने वाली हो कि उस पर यौफन किया जा सके। आज के टाइम में यह प्रिंसिपल कई फील्ड्स में साफ दिखता है। बिजनेस में कंपनियां कॉम्पिटिटर्स को गुमराह करने के लिए मिसलीडिंग जानकारी दे सकती हैं। स्पोर्ट्स में टीमें ओपोनेंट्स को कंफ्यूज करने के लिए नकली मूवें चल सकती हैं। धोखे की कला को अंडरस्टैंडिंग ना और उसमें मडी फीटत हासिल करना किसी भी कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट में एक बड़ा फायदा दे सकता है।
सुन त्सू की स्ट्रैटेजी का एक खास हिस्सा है दुश्मन और खुद दोनों का नॉलेज। यह कॉन्सेप्ट इस बात पर बेस्ड है कि सेल्फ अवेयरनेस और एनिमी अवेयरनेस एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। sun tzu ने जोर दिया कि इन दोनों में से किसी भी एरिया में समझ की रिड्यूसी हार का कारण बन सकती है, चाहे किसी की सेना या रिसोर्सेज कितने भी मजबूत क्यों ना हो। अपने दुश्मन को जानने में उनकी ताकत, रिड्यूसी जोरियों, इरादों और स्ट्रैटेजीज का अंदाजा लगाना शामिल है। इसके लिए उनके मूव्स का अंदाजा लगाने के लिए सतर्कता और जानकारी इकट्ठा करने की जरूरत होती है। यह समझ इफेक्टिव काउंटर स्ट्रेटजीज बनाने में हेल्प करती है, जो दुश्मन की रिड्यूसी जोरियों का फायदा उठाती हैं और अपनी खुद की रक्षा करती हैं। खुद को जानना भी उतना ही जरूरी है। इसमें अपनी क्षमताओं, रिसोर्सेज और लिमिटेशंस का ईमानदारी से आकलन करना शामिल है। खुद को जानकर एक लीडर सही डिसीजन ले सकता है, ताकत का फायदा उठा सकता है और रिड्यूसी जोरियों को दूर कर सकता है। दोनों पक्षों की यह पूरी समझ बेहतर स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की ओर ले जाती है, जिससे अनएक्सपेक्टेड प्रॉब्लम्स का रिस्क कम होता है। टाइमिंग और लोकेशन sun tzu की स्ट्रैटेजिक फिलॉसफी के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स हैं। उनका मानना था कि जीत अक्सर सही टाइम पर और सही जगह पर काम करने की एबिलिटी पर डिपेंड करती है। ये प्रिंसिपल स्ट्रैटेजी बनाने में पेशेंस और सिचुएशनल अवेयरनेस की इंपॉर्टेंस को बताता है। sun tzu ने सलाह दी कि हमला करने के लिए सही टाइम का वेट करने से बिना लंबी लड़ाई के टास्कयाबी मिल सकती है। जब कंडीशंस फेवर में हों तो उसे पहचानना डिसाइसिव और इफेक्टिव एक्शन की परमिशन देता है। इसी तरह सही लोकेशन चुनने से एक स्ट्रैटेजिक फायदा मिल सकता है, चाहे वह लड़ाई में ऊंची जगह हो या बिजनेस में मार्केट की पोजीशन। यह कॉन्सेप्ट मिलिट्री कॉन्टेक्स्ट से भी आगे लागू होता है। बिजनेस में सही टाइम पर मार्केट में एंट्री करने से कॉम्पिटिटिव एज मिल सकती है। स्पोर्ट्स में सही टाइम पर खेली गई चाल गेम का रुख बदल सकती है। टाइमिंग और लोकेशन की कला में मॉडिफिकेट हासिल करना किसी भी कॉम्पिटिटिव फील्ड में टास्कयाबी पाने के लिए बहुत जरूरी है। sun tzu की टीचिंग्स ने टाइम को पार कर लिया है। आज की दुनिया में कई एरियाज में रेलेवेंस पाई है। मिलिट्री लीडर्स अपनी स्ट्रैटेजिक इंसाइट्स के लिए द आर्ट ऑफ वॉर का स्टडी करते रहते हैं। इसके प्रिंसिपल्स को मॉडर्न वॉरफेयर और डिफेंस प्लानिंग में अप्लाई करते हैं। फोर्स के ऊपर स्ट्रैटेजी पर। इसका जोर आज के कॉम्प्लेक्स जियोपॉलिटिकल लैंडस्केप में खास तौर पर सही है। बिजनेस की दुनिया में sun tzu के आइडियाज का इस्तेमाल कॉम्पिटिटिव मार्केट्स को नेविगेट करने के लिए किया जाता है। बिजनेस लीडर्स और सीईओ धोखे, टाइमिंग और स्ट्रैटेजिक पोजीशनिंग के उनके कॉन्सेप्ट्स को कॉम्पिटिटर्स को मात गिवने के लिए अप्लाई करते हैं। मार्केट डायनामिक्स को अंडरस्टैंडिंग ने और कॉम्पिटिटर के मूव्स का अंदाजा लगाने पर फोकस sun tzu की दुश्मन को जानने की सलाह जैसा ही है। पर्सनल डेवलपमेंट में भी sun tzu की टीचिंग्स गाइडेंस देती हैं। इंडिविजुअल्स अपने पर्सनल गोल्स को अचीव करने, झगड़ों को सुलझाने और रिसोर्सेज को इफेक्टिवली मैनेज करने के लिए उनके प्रिंसिपल्स को अप्लाई करते हैं। द आर्ट ऑफ वॉर की अलग अलग सिचुएशंस के लिए एडेप्टेबिलिटी इसकी हमेशा बनी रहने वाली रेलेवेंस और यूनिवर्सल अपील को बताती है। आखिर में sun tzu की द आर्ट ऑफ वॉर से सबसे बड़ी सीख यह है कि जीत का सबसे अच्छा तरीका वह है जो बिना लड़े हासिल की जाए। यह प्रिंसिपल चुनौतियों को पार करने के लिए स्ट्रैटेजिक थिंकिंग, पेशेंस और इंटेलिजेंस को मेन मानता है। sun tzu की वाइजी हमें याद दिलाती है कि सच्ची टास्कयाबी दुश्मन को अंडरस्टैंडिंग और बिना किसी विनाशकारी लड़ाई के उसे मात गिवने में है। रोजमर्रा की लाइफ में यह फिलॉसफी हमें कालमीपूर्ण तरीके से समस्याओं को सुलझाने और स्ट्रैटेजिक सोच के साथ प्रॉब्लम्स को फेस करने के लिए इंस्पायर करती है। चाहे बिजनेस में हो, पर्सनल रिलेशनशिप्स में हो या ग्लोबल पॉलिटिक्स में हो, बिना लड़े विक्ट्री ने की एबिलिटी ताकत के ऊपर दिमाग की पावर का सबूत है। sun tzu की हमेशा बनी रहने वाली विरासत उन लोगों को इंस्पायर करती रहती है जो स्ट्रैटेजी की कला में मॉडिफिकेट हासिल करना चाहते हैं। जैसे जैसे हम अपनी लड़ाइयों का सामना करते हैं,
सन त्सू की टीचिंग्स टास्क याबी का एक ऐसा रास्ता गिवती है जो अंडरस्टैंडिंग दार और दयालु दोनों है। उनकी हमेशा काम आने वाली बातें हमें याद गिवेती हैं कि सबसे बड़ी जीत वह होती है जो स्ट्रैटेजी से विक्ट्री जाए, ताकत से नहीं, और सच्ची पावर अंडरस्टैंडिंग ने से आती है, विक्ट्री ने से नहीं।